पिछले वीडियो में मैंने खंडशः समाकलन के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं खंडशः समाकलन से ही रिलेटेड एक अलग टाइप के प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन है e⁻x ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f' ब्रैकेट के बाहर dx और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर जो f' है वह fx का डिफरेंशिएशन है, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' मिलता है और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह e⁻x इंटू fx प्लस सी है। यहाँ पे देख रहे हैं e⁻x इंटू पहला फंक्शन fx प्लस सी है। तो अगर फंक्शन इस रूप में है तो डायरेक्ट आंसर भी हम बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। e⁻x और जो पहला फंक्शन होता है ओरिजिनल वाला उसका प्रोडक्ट प्लस सी। और ये मेथड तभी यूज़फुल है जब फंक्शन fx दिया हो और उसके साथ उसका जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है वो भी जुड़ा हो। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मेथड है ये कैसे अप्लाई होता है। तो पहले माना i इक्वल टू ये पूरा फंक्शन, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर ये पूरा मैंने फंक्शन लिखा है इंटू dx। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इस पूरे फंक्शन को दो भागों में तोड़ना है। पहले भाग में ओरिजिनल वाला फंक्शन fx आएगा, दूसरे भाग में डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन f' आएगा। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, e⁻x और dx से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले मिलेगा मुझे e⁻x fx इंटू dx, यहाँ पर लिखा e⁻x fx इंटू dx और इंटीग्रेशन भी लगा लिया, पहला पार्ट हो गया। फिर प्लस e⁻x f' इंटू इधर से dx और इंटीग्रेशन लगा लिया, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अब अगले स्टेप्स में हम क्या करने वाले हैं कि इस वाले फंक्शन को जिसमें डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पर लिखा है। और जो पहला वाला पार्ट है इसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे हम खंडशः समाकलन वाला ये जो रूल है ये अप्लाई कर सकते हैं। और खंडशः समाकलन का जो रूल है वो क्या है, पहले हम पहला फंक्शन लिखते हैं, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट के बाहर dx लिखते हैं। यानी कि अंदर जो भी रिजल्ट आता है उसका फिर मुझे एक बार और इंटीग्रेशन करना होता है। और इन दोनों फंक्शन में पहला फंक्शन मैंने fx को लिया है, दूसरा फंक्शन e⁻x को लिया है। ऐसा क्यों लिया है, तो आइलेट के नियम के अनुसार e यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में यहाँ पे है, यानी कि इसको ये बाकी जितने भी फंक्शंस आएंगे उनको इससे ज़्यादा प्रीफरेंस देना है, यानी कि इसे हमें दूसरा फंक्शन ही लेना पड़ेगा। तो e⁻x को मैंने दूसरा फंक्शन लिया है और fx को पहला फंक्शन लिया है। अब ये वाला रूल अप्लाई किया है, तो पहले पहला फंक्शन fx, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन के अंदर करली ब्रैकेट, फिर पहले फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे फंक्शन e⁻x का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट के बाहर dx, यानी कि जो भी अंदर आएगा उसका फिर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, प्लस ये जो दूसरा वाला पार्ट था उसको मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वह e⁻x ही होता है, तो e⁻x हो गया इंटू fx माइनस fx का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग f' लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने शो किया था। तो इसको लिखेंगे f' और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। अब इसके बाहर मैंने dx लिखा था तो dx फिर लिख लिया और कर्ली ब्रैकेट हटा दिया है। और फिर ये जो दूसरा वाला पार्ट था इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी इंटीग्रेशन के अंदर e⁻x इंटू f' dx है और यहाँ भी e⁻x इंटू f' dx है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो मैंने इनको कैंसिल कर दिया। तो फाइनली मुझे रिजल्ट जो मिला है वो मिला है i इक्वल टू e⁻x इंटू fx प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पे लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर फंक्शन हमारा इस फॉर्म में है तो उसका जो रिजल्ट होगा e⁻x fx प्लस c होगा, जो कि यहाँ पे आया है। अब इसी मेथड को मैं और अधिक इलेबोरेट करने के लिए दो एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसको देखते हैं कि वहाँ पे ये मेथड कैसे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। जो पहला एग्जाम्पल है उसमें e⁻x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x इंटू dx है बाहर और इंटीग्रेशन इसका भी करना है। और यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है e⁻x tan x माइनस log cos x ब्रैकेट के बाहर dx, इसका भी मुझे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूँ fx मानूँ
इसको अगर मैं एफ एक्स मानूँ तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स ही होता है, जो यहाँ पे मैंने किया है, यानी कि ये एफ डैश एक्स है, यानी कि जो मैं फंक्शन आपको बता रहा था उसी के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ये फंक्शन। तो ये वाला मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से ये दूसरा जो फंक्शन है, यहाँ भी हम जो ये वाला मेथड है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के ही फॉर्म में ये फंक्शन है। और उसको जांचने के लिए कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं, मैंने क्या किया है, इसको माना है एफ एक्स और एफ एक्स माना है, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है माइनस लॉग कॉस एक्स को, माइनस को बाहर कर लिया, लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 कॉस एक्स होगा इंटू फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। एक माइनस पहले से था और एक माइनस और आ गया, और साइन एक्स अपन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, यानी कि इस दूसरे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने पे मुझे ये 10x मिल रहा है, यानी कि ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये एफ एक्स हुआ और ये एफ डैश एक्स हुआ, यानी कि ये वाला जो मेथड अभी हमने पीछे पढ़ा वो यूज हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सोल्यूशन सेकेंड, पहले माना आई इक्वल टू ये पूरा फंक्शन इंटीग्रेशन के साथ, और इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि ये वाला फंक्शन एफ एक्स है और ये वाला एफ डैश एक्स है। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए पहले एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स लिखने के लिए मैंने इसको इधर कर लिया है, ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस 10x को इधर लिख लिया है इंटू डी एक्स। अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे फंक्शन को मुझे दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, और एक भाग में ओरिजिनल वाला फंक्शन होगा और दूसरे में डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन होगा। तो 10x डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, ई टू द पावर एक्स और डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ई टू द पावर एक्स लॉग कॉस एक्स इंटू इधर से आएगा डी एक्स, और एक माइनस भी होगा जो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया है, और प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन यहाँ पे। अब इस फंक्शन को मैं, ये वाला जो पार्ट है इसको अगले स्टेप से मैं एज इट इज़ लिखते जाऊँगा, क्योंकि आखिरी में ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे मैं खंडशः समाकलन का फार्मूला लगा दूँगा। तो मैंने बोला था ई टू द पावर एक्स जब भी आएगा तो दूसरा ही टर्म लेना है, और लॉग कॉस एक्स यहाँ पे इसलिए पहला टर्म हो जाएगा। तो पहले मैंने माइनस को बाहर रखा है, और फार्मूले के अनुसार जो हमने पीछे खंडशः समाकलन का फार्मूला पढ़ा है, अब आप उसके अनुसार यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म लॉग कॉस एक्स माइनस सेकेंड इंटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, यानी ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट के बाहर भी डी एक्स और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, प्लस ये वाला टर्म यहाँ पे एज इट इज़। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, ई टू द पावर एक्स, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लॉग कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स लिखा है माइनस फिर इंटीग्रेशन, और लॉग कॉस एक्स इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले लॉग कॉस एक्स का करते हैं तो 1 कॉस एक्स होता है, फिर इंटू कॉस एक्स का करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, तो मैंने लिखा है माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, और फिर ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट हटा दिया और डी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस ये जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स पहले लिखा लॉग कॉस एक्स, फिर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, ये तो अंदर प्लस था और बाहर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और साइन बटा कॉस 10 होता है तो 10x इंटू डी एक्स, प्लस ये वाला जो पार्ट है एज इट इज़। अब देख रहे हैं कि ये और ये एग्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा आई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी प्राप्त हो सकता है, अगर इस फॉर्म में ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, जो कि यहाँ पे मैंने माइनस बाहर करके लिखा है माइनस ई टू द पावर एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये सॉल्व करने के लिए आता है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखेंगे, इसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसके बाद
हम ये जानने वाले हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रतिस्थापन विधि, खंडशः समाकलन विधि या आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, ये तीनों विधि भी एक ही क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा था कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन कर रहे थे, अभी मैंने खंडशः समाकलन के द्वारा समाकलन किया था। फिर कुछ क्वेश्चंस में हम आंशिक भिन्नों के द्वारा भी समाकलन करेंगे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रतिस्थापन भी करना पड़ता है, खंडशः समाकलन भी करना पड़ता है, या खंडशः समाकलन और आंशिक भिन्न भी लगाना पड़ता है, या तीनों विधि एक ही क्वेश्चन में भी यूज हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें प्रतिस्थापन भी करना है और खंडशः समाकलन का भी उपयोग करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट के अंदर नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं कि किसी फंक्शन को t मानते हैं और फिर उस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी में एक दूसरा फंक्शन मतलब कि dt में चला जाता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे cos इनवर्स x है, अगर मैं उसको t मान लूँ और cos इनवर्स x को x के सापेक्ष यानी कि cos इनवर्स x इक्वल टू t को x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दूँ, तो आप देख रहे हैं कि cos इनवर्स x का जो अवकलन होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और t का मैंने अवकलन किया है तो ये डी डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं dt बटा डी एक्स, और यहाँ से आप dx को अगर इधर शिफ्ट कर दें और माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो ये dx बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है और इक्वल टू आएगा माइनस dt। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि cos इनवर्स x को t मानने पर जो dx बटा 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये माइनस dt बन जा रहा है, यानी कि ये रिप्लेस हो जा रहा है dx बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिप्लेस हो जा रहा है माइनस dt से। तो जो हमारा फाइनल ये फंक्शन बन रहा है वह उसका रूप कैसा हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, उपरोक्त मान को मैं समीकरण 1 में रखूँगा अगर, तो I इक्वल टू ये जो माइनस आया है उसको मैं बाहर लिख दूंगा। cos इनवर्स x को मैंने t माना है तो देखिए यहाँ पे t है, और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dt के बराबर है, तो माइनस तो बाहर लिखा है और इस पूरे के जगह पे मैंने dt लिखा है, यहाँ पे dt है। लेकिन जो ये x है इस पूरे के जगह पे मैंने यहाँ पे dt लिखा हुआ है, और फिर cos इनवर्स x के जगह पे मैंने यहाँ पे t लिखा हुआ है क्योंकि इतना माना था। लेकिन जो x है इसके जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। तो cos इनवर्स x इक्वल टू t है, तो cos इनवर्स को अगर राइट साइड में हम शिफ्ट करें तो x इक्वल टू आता है cos t। तो मैं यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे लिखूँगा cos t। तो देखिए फंक्शन किस रूप में आ गया, x के जगह पे आ गया cos t इंटू cos इनवर्स x के जगह पे आ गया t, और dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस dt। तो dt यहाँ लिखा है, माइनस बाहर लिख दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये cos t इंटू टी है, यानी कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, खंडशः समाकलन, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया था यानी कि प्रतिस्थापन यूज किया था। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों ही मेथड यूज हो गया। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, तो खंडशः समाकलन का ही हमें उपयोग करना है, और आइलेट के अनुसार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी कि ये वाला, और जो अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड टर्म मानेंगे। तो t यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा और cos t जो है सेकंड टर्म हो जाएगा। और खंडशः समाकलन जो मेथड हमने पढ़ा है उसका यूज करेंगे तो फाइनली आपको इतना मिलेगा, और जो ऊपर की स्टेप्स है आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो मुझे आप बता सकते हैं। तो फाइनली मुझे मिलेगा I इक्वल टू माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। अब जो t है इसके जगह पे मुझे t की वैल्यू x के फॉर्म में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे t इक्वल टू देख रहे हैं cos इनवर्स x, और यहाँ पे साइन t है तो साइन t की वैल्यू मुझे x के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से, या अगले पेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ,
आई इक्वल टू आया था माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। तो साइन टी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ पे टी आ गया और साइन टी को मैंने कॉस के फॉर्म में पहले चेंज कर लिया है। स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, फिर माइनस ये कॉस टी प्लस सी। और ये कैसे साइन टी को मैंने इतना कैसे लिखा है, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। तो साइन टी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। अब टी के जगह पे कॉस इनवर्स एक्स है। यहाँ पे मैंने माना था कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो टी की जगह हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी है। तो यहाँ से देख रहे हैं कॉस टी एक्स है, तो कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर कॉस टी है और कॉस टी यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस सी। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू माइनस एक्स को पहले लिख लिया है, फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रत्यस्थापन और खंडशः समाकलन दोनों को एक ही क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। एक मैंने और क्वेश्चन लिया है और इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, बस थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे प्रत्यस्थापन यूज करना है और फिर खंडशः समाकलन का उपयोग करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन, इस पूरे को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ये रहेगा। और इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया है, अगर x टू द पावर 3/2 हो तो ये x का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 1 लिख सकते हैं। और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1/2 और ये जो 1 पावर है इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये देखिए 3/2 पावर हो जाता है। यानी कि अगर ये है तो इतना हम लिख सकते हैं। और x का पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स और इंटू यहाँ पे x। तो देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका पावर 3/2 है। तो एक जगह हम रूट में उस ब्रैकेट को लिखेंगे, तो देखिए मैंने रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा इंटू, फिर एक जगह पावर 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1 है। तो मैं इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स को मैं यहाँ पे टी मानूंगा और ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि डी एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बन जाएगा। तो प्रतिस्थापन करने से ये जो फंक्शन है सिंप्लीफाइड हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो अवकलन का मैंने चिन्ह अवकलन करने का जो ऑपरेटर है वो मैंने लिख लिया है। अब साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन करते हैं जब, तो ये आता है 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आएगा आपका डी टी अपान डी एक्स। तो डी एक्स को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया है, तो राइट साइड में बचेगा डी टी, यानी कि डी एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म डी टी बन जाएगा और साइन इनवर्स एक्स तो टी बन गया है। अब बचा ये टर्म, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो देखिए अगले पेज पे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है इसके जगह पे मैं टी लिख दूँगा और जो यहाँ पे डी एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था इसके जगह पे आ जाएगा डी टी। तो यहाँ पे डी टी आ गया और फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पे यहाँ पे साइन टी है। तो ये पूरा आपको ऐसे मिलेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी के बराबर होता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के बराबर होता है और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी के बराबर होता है। तो ये फाइनली आई इक्वल टू आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन टी सेक स्क्वायर टी डी टी।
अब आप यहाँ पे आइलेट का यूज़ कीजिए और खंडशः समाकलन का यूज़ कीजिए, खंडशः समाकलन, और इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। तो आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन के लिए सबसे पहले हमें आंशिक भिन्न को समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं अब आपको आंशिक भिन्न के बारे में कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ, और अगले वीडियो में हम आंशिक भिन्न से रिलेटेड जो समाकलन के क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे। तो सबसे पहले आंशिक जो भिन्न है वह होता कैसे, वो होता क्या है। तो आंशिक भिन्न को समझने से पहले मैं आपको रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए f(x) और g(x) दो बहुपद हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग दो नंबर का रेशियो निकालते हैं और बोलते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, उसी तरीके से अगर इन फंक्शन को भी आपस में डिवाइड करें, माने f(x) में मैंने g(x) से डिवाइड किया है, तो ये भी इसी तरीके से बटे के रूप में आ गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, परिमेय बीजीय फलन। मान लीजिए f(x) इक्वल टू कोई फंक्शन है 2x² + 3x + 4, और g(x) इक्वल टू कोई फंक्शन है 4x³ + 5x² + 2x + 3। अब इसमें इससे डिवाइड करें तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो यही जो पूरा है, जो पूरा आपको फंक्शन प्राप्त हुआ है, इसी को परिमेय बीजीय फलन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जो फंक्शन का मैक्सिमम पावर होता है वह उसकी घात होती है। तो जो अंश वाला फंक्शन है 2x² + 3x + 4, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि अंश का यहाँ पे घात 2 है। उसी तरीके से हर का घात यहाँ पे 3 है। हो सकता है कि अंश का घात और हर का घात दोनों बराबर हो, या हो सकता है कि अंश का घात हर के घात से ज़्यादा हो। तो उसके बेस पर कुछ कंडीशंस मैंने बनाए हैं। तो पहला कंडीशन है, अगर f(x) की घात g(x) की घात से कम है, लेस देन है यानी कि कम है, तो उस केस में ये जो फंक्शन होगा इसको बोलेंगे उचित परिमेय फलन या प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो ये वाला जो दिया है ये रियल में प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे g(x) का जो पावर है और यहाँ पे f(x) का पावर है, तो g(x) का पावर ज़्यादा है, f(x) का पावर कम है। इसी तरीके से दूसरा भी कंडीशन हो सकता है। तो दूसरा कंडीशन मैंने लिया है कि f(x) की घात g(x) की घात से अधिक है या बराबर है, यानी कि f(x) की घात इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू g(x). तो इस केस में जो ये फलन आता है, फंक्शन आता है f(x)/g(x), इसको हम लोग अनुचित परिमेय फलन या इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि जब अनुचित परिमेय फलन हो, यानी कि ये वाला केस हो, तो उस केस में f(x) को g(x) से भाग देकर परिमेय फलन f(x)/g(x) को इस रूप में लिखते हैं, यानी कि f(x)/g(x) को, जो कि अनुचित परिमेय फलन है, इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं। ये कैसे आता है, तो f(x) में g(x) से भाग करते हैं। हो सकता है कि आपको ये वाला टर्म अभी समझ में ना आ रहा हो, तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। तो अनुचित परिमेय जो फलन है या भिन्न है, ये इक्वल होता है एक बहुपद के प्लस उचित परिमेय फलन के। जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो मिलता है वो उचित परिमेय फलन होता है, जिसमें g(x) का पावर ये psi(x) के पावर से ज़्यादा होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना के बराबर कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है दो फंक्शन x² + 5x + 3/x² + 3x + 2, और देख रहे हैं कि दोनों का पावर मैक्सिमम सेम है, यानी कि यही वाला कंडीशन है। तो मैं क्या करूँगा, f(x) में g(x) से भाग दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे f(x) लिखा है, ये अंश वाला फंक्शन, और इसमें g(x) से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर लिखना होता है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर जो x का पावर है वो भी सेम हो और जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है वो भी सेम है। तो 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 से मैंने x² में मल्टीप्लाई किया तो x² आया, फिर 1 से 3x में किया तो 3x, फिर 1 से 2 में किया तो यहाँ पे 2। अब मुझे माइनस करना होगा। जब मैं माइनस करूँगा तो ये सभी साइन बदल जाएंगे, तो ये भी माइनस होगा, ये भी, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से बचेगा आपका 2x और यहाँ से आपका आएगा 5। तो आपका यहाँ पे भागफल आया है 1
शेषफल आया है 2x प्लस 5। तो ये जो पूरा फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू जो भागफल आया है 1, तो 1 लिखा, प्लस जो शेषफल आया है 2x प्लस 5 ये लिखा, बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी रूप में है। जो ये होता है वो ये वाला भागफल होता है, और जो ये साई एक्स होता है ये यहाँ पे जो शेषफल आता है वो होता है। और फिर नीचे जी एक्स लिखते हैं, तो देखिए यही जी एक्स था, तो मैंने ये लिख लिया है। अब आप देखिए जो ये वाला टर्म है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज़्यादा हो या बराबर हो तो हमें भाग देकर उसे इस रूप में व्यक्त करना पड़ता है। अब एक अगला कंडीशन मैंने लिखा है कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स उचित परिमेय फलन हो, यानी कि जी एक्स का पावर एफ एक्स से ज़्यादा हो, तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको कुछ फलनों के योग के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लीजिए 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 है। जो डिनोमिनेटर है वह दो फैक्टर के फॉर्म में है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक जगह एक्स स्क्वायर भी आएगा, यानी कि न्यूमरेटर से पावर डिनोमिनेटर का ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए हों तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a बटा ये पहला फैक्टर x माइनस 2 प्लस b बटा दूसरा फैक्टर x माइनस 5 के रूप में लिख सकते हैं। a और b अभी अननोन है और मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि a और b की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन इस रूप में दिया हो जहाँ पे नीचे जो टर्म्स हैं फैक्टर के फॉर्म में हो, तो इसको हम a बटा पहला फैक्टर प्लस b बटा दूसरा फैक्टर भी लिख सकते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये कई तरीके से फंक्शन में प्रेजेंट हो सकता है, तो मैंने इसका कंडीशन बना दिया है। तो मान लीजिए पहला कंडीशन यही वाला मैंने लिखा है 2x प्लस 3, और फिर यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, आगे भी फैक्टर्स हो सकते हैं x प्लस 4 या x प्लस 5 जो भी हो सकते हैं। तो इसको इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं a बटा एक्स प्लस 1 प्लस b बटा दूसरा फैक्टर x प्लस 2 प्लस c बटा तीसरा फैक्टर x प्लस 3। अगर चौथा भी फैक्टर होता तो प्लस d बटा चौथा फैक्टर। और ये केवल तभी ये मेथड यूज होगा जब डिनोमिनेटर का पावर यानी घात अंश के पावर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई में है तो पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी कि ये वाला मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है दूसरा कंडीशन मैंने बनाया है कि हो सकता है कि जो एक फैक्टर हो उसका पावर 2 हो 3 हो, यानी रिपीटेड हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे a बटा पहला फैक्टर एक्स प्लस 1 प्लस b बटा जो दूसरा फैक्टर है उसको पावर 1 के साथ लिखेंगे, जैसे दूसरा फैक्टर उसका पावर 1 लिखा, फिर प्लस c बटा अब इसका जो पावर है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 पावर है तो 2 लिख लिया। लेकिन अगर यहाँ पे 3 पावर होता तो उस केस में क्या करते, c बटा एक्स प्लस 2 का पावर 2 लिखते, फिर प्लस d बटा एक्स प्लस 2 का पावर 3 लिखते। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो सकता है कि ये जो पावर है वो पहले वाले फैक्टर में ही हो इस तरीके से, और दूसरे वाले फैक्टर में पावर ना हो, पावर 1 हो। तो उस केस में क्या करेंगे, a बटा पहले लिखेंगे x प्लस 1 प्लस b बटा फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस c बटा x प्लस 2। इसी तरीके से हो सकता है कि जो ये दूसरा फैक्टर है या इसमें एक फैक्टर क्वाड्रेटिक फंक्शन के फॉर्म में हो, माने द्विघात फंक्शन के फॉर्म में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो इसको अगर मुझे स्प्लिट करना होगा तो मैं पहले लिखूँगा a बटा एक्स प्लस 1 फिर प्लस, अब ये द्विघात है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जो नंबर लिखना होता है वो हम लिखते हैं bx प्लस सी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है bx प्लस सी और ये वाला क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन लिखा है। और हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये इस वाले फंक्शन पर भी कोई पावर हो, मान लिया 2 है, तो उसको किस रूप में हम स्प्लिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 एक्स प्लस 1 का होल एक्स प्लस 1 मान लीजिए पावर 1 है,
और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको मुझे अगर आंशिक भिन्न के रूप में स्प्लिट करना हो तो फिर मैं लिखूँगा a बटा एक्स प्लस 1 प्लस, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा bx प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पहले पावर 1 के रूप में लिखूँगा जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। ये सभी हमने पीछे किया था, ये वाला पहले x प्लस 2 पावर 1 के रूप में लिखा, फिर प्लस अगला ये यहाँ पे कांस्टेंट लिखा और फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ भी हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको पावर 1 के रूप में लिखे, फिर dx प्लस ई, फिर मैं लिखूँगा इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए यही चीज़ अब इस फॉर्म में dx प्लस ई बटा जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है उसका स्क्वायर लगा के। तो इस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं और डिफरेंट कंडीशन में हमें कैसे उसे एक्सपेंड करना है वो ये सब तरीके हो सकते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है कि किस तरीके से ए बी सी डी इनकी वैल्यू हम प्राप्त करें। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल ले लिया है 2x प्लस 3 बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। इसको मुझे आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर इस तरीके से फैक्टर्स हों तो हम लिखेंगे अब इतना इक्वल टू a बटा एक्स माइनस 2 ये पहला फैक्टर प्लस b बटा एक्स माइनस 5 ये दूसरा फैक्टर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लूँगा। अब ये लेफ़्ट साइड वाला एज इट इज़ लिखा है। अब राइट साइड में मैं एलसीएम करूँगा तो एलसीएम यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 आएगा। उसके बाद से यहाँ पे x माइनस 2 प्रेजेंट है तो ये x माइनस जो 5 है वो a के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x माइनस 5 प्रेजेंट है तो x माइनस 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एलसीएम आता होगा तो आप लोग ये समझ रहे होंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है और यहाँ जो डिनोमिनेटर है दोनों एग्जैक्टली सेम है तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 2x प्लस 3 यहाँ पे और a इंटू एक्स माइनस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पहले मान लीजिए a की वैल्यू निकालनी है तो a के नीचे है x माइनस 2, तो मैं समीकरण 2 में इसमें x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करूँगा, या अगर x इक्वल टू लिखना हो तो ये 2 आएगा तो इसको मैं समीकरण 2 में रखूँगा। तो x इक्वल टू 2 या x माइनस 2 इक्वल टू 0 2 में पुट करिए तो यहाँ पे है 2, तो मैंने 2 लिखा इंटू x की जगह पे ये 2 आया है तो 2 लिखूँगा प्लस ये 3 इक्वल टू, फिर a है a लिखा, x की जगह पे 2 लिखा माइनस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 की जगह पे 0 पुट करना है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ से माइनस 3 आएगा और a है तो a में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a प्लस b इंटू 0 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3a है तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 बटा 3। इसी तरीके से अब हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b के नीचे x माइनस 5 है तो अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5 रखूँगा। तो उसको मैंने अगले पेज पे किया है। तो देखिए ये है हमारा समीकरण 2 और इसको मैंने समीकरण 1 बनाया था। तो अब समीकरण 2 में x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5 रखने पे, यानी जो b के नीचे x माइनस 5 है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 लिखना पड़ेगा आपको, फिर प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ पे 0 है तो 0 पुट करेंगे प्लस b और x माइनस 2 है यानी कि 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 5 से 10 प्लस 3 इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 3 इंटू बी और ये हो गया 13, तो b इक्वल टू आएगा 13 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 10 और 3 13 होता है। अब a का मान, जो a का मान मुझे मिला था a इक्वल टू मिला था माइनस 7 बटा 3 और यहाँ से b का जो मान मिला है 13 बटा 3। तो अब a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पे ये हमारा था समीकरण 1। तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ लिख लेंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5
इक्वल टू ए था और एक जगह पे आया था -7/3, तो देखिए मैंने लिखा है -7/3 नीचे और इंटू ब्रैकेट में x-2 प्लस बी की जगह पे था 13/3, तो देखिए मैंने बी की जगह पे ये 13/3 लिखा है इंटू ब्रैकेट में x-5। तो इस तरीके से हम किसी भी उचित परिमेय फलन को आंशिक भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। और आंशिक भिन्न का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक भिन्न है, इसको मैंने दो अलग अलग भिन्नों के सम के रूप में लिखा है, तो ये जो भिन्न है ये पूरा भिन्न नहीं है, ये इसका कुछ हिस्सा है। ये भी जो भिन्न है इसका पूरा भिन्न नहीं है, ये भी कुछ हिस्सा है। और कुछ हिस्सा का मतलब आंशिक पार्ट है, आंशिक हिस्सा है, आंशिक भिन्न है। इसी वजह से ये जो तरीका है इसको बोलते हैं आंशिक भिन्न। यानी कि ये जो पूरा परिमेय फलन है इसको मैंने दो अलग अलग भिन्नों के रूप में, भिन्नों के एडिशन के रूप में शो किया है, इसी वजह से ये आंशिक विधि कहलाता है। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन बताने वाला हूँ। आंशिक भिन्न तो ऐसे ही हम आंशिक भिन्न का उपयोग करके ऐसे ही किसी फंक्शन को स्प्लिट करेंगे और इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको पूछ सकते हैं हमसे।